बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को, सुनने वालों को सलाम। कैफे इक्तिसाद की पॉडकास्ट में खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पे बात करनी है, दो इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट एक इम्पोर्टेंट मौजू है लेकिन उससे रिलेटेड एक इशू है। इम्पोर्टेंट मौजू जो है वो है इन्वेस्टमेंट का। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट जो है, सरमायाकारी, वो इक्तिसादी परफॉर्मेंस का एक बड़ा इंडिकेटर होता है। खास तौर पे इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, फिर उसमें जो आती है मुल्की और गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी दोनों आ जाती है, डोमेस्टिक प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान का मसला, अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, विच इज़ ट्रू। पाकिस्तान की जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी हमें चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ताकि हमारे ये बैरूनी जो अदायगियों के मसले हैं वो कम हो सके, एक्सटर्नल पेमेंट के। हमें इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती नहीं है। पिछले माली साल में भी मुश्किल से 1.1 बिलियन जो नेट पेमेंट थी। नेट का मतलब ये होता है कि जितने आए हैं और उससे जितने बाहर गए हैं डॉलर निकाल के, तो वो नेट पेमेंट बनती है, नेट इन्वेस्टमेंट। तो 1 बिलियन डॉलर, 1.1 बिलियन डॉलर, वो पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं, पाकिस्तान की जितनी अदायगियाँ हैं गैर मुल्की कर्ज़ों पे या फिर इम्पोर्ट्स पे हमारे, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो उसी से रिलेटेड बेसिक बुनियादी तौर पे ये बुनियादी तौर पे ये जो वीलॉग है, खबर ये है। लेकिन बिफोर दैट ये है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है, मुल्की सरमायाकारी, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है कि जितनी गैर मुल्की रखती है। लेकिन वो भी, उसके भी हालात कोई अच्छे नहीं है। आज ही एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि जो इसका एक इंडिकेटर ये होता है कि बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को कितना कर्जा दे रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि इन्वेस्ट करते हैं। तो वो तारीख में इतना कभी कम कर्जा प्राइवेट सेक्टर ने पाकिस्तान में नहीं लिया है जितना ये पिछले 2-3 सालों में लिया है। पिछले इनफैक्ट 5 सालों में ज़्यादातर कर्जा जो है वो हुकूमत ले रही है, और वो भी ज़्यादातर अपने जो है गैर तरक्याती अखराजात चलाने के लिए। फिर ऑब्वियसली पीएसडीपी तो होता ही है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि हुकूमत की सतह पे सरमायाकारी होती है, लेकिन वो भी पिछले साल बहुत कम रही है। खैर, खबर की तरफ आते हैं। खबर क्या है? खबर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक हफ्ते पहले एक फॉरेन कंसल्टेंसी फर्म है, ग्लोबल केयरने नाम है उसका, उसके साथ उन्होंने मुआहदा साइन किया है। और एज़ यूजुअल हमें बताया नहीं गया, ना वो मुआहदा किसी के सामने आया है कि कितने डॉलर्स का है, कितनी उनको पेमेंट करनी है, और वो किस लिए है। उस पर लिखा हुआ था कि जी, टू बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। अब इशू क्या है? इशू जनाब अली ये है कि आपने, कह रहे हैं कि हमने कहने को, उससे आपने डील तो कर ली, उसको आप पैसे भी करेंगे, लेकिन मसला ये है कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो इदारे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के लिए मौजूद हैं, उन वो क्या कर रहे हैं? वो बारी बारी जो तनख्वाहें ले रहे हैं। दो इदारे हैं बड़े, SIFC, जो कि अभी साल पहले ही बना था, साल 1.5 साल पहले, और फिर उसके अलावा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि काफ़ी अरसे से है। ये दोनों इदारे जो हैं भारी भरकम तनख्वाहें लेते हैं। इनके अखराजात जो हैं, आप बजट उठा के देख लें। बजट पे फिर मैं वीलॉग करूँगा, उसमें भी आपको वो बताएंगे। ये करोड़ों रुपए लेते हैं। SIFC जब बना तो सबसे पहले उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि सरमायाकारी के लिए क्या करें। सरमायाकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट पे जाएं तो सारी वो फौज के FW और NLC के वो उन्होंने लगाए हुए हैं। पता चल जाता है कि कौन चला रहा है, सबको पता है। ये जो मालूम ना मालूम है वो सबको मालूम है, वही वाला सिस्टम है। तो जब वो इदारा बना, और उसमें वो लगाया हुआ है कि जी पाकिस्तान में इतनी मिनरल वेल्थ है और उसका इतना एस्टिमेट है, ये एक कुछ अरसे पहले आया था यार। किसी ने अगर वो करना है, हमने सिर्फ ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ में 500 बना दूंगा, ग्राफ में 50 एक बना दूंगा, 100 बना दूंगा, 200 बना दूंगा कि जी पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, इतनी ये है, उससे फॉरेन इन्वेस्टर तो नहीं आता। लेकिन खैर, आप SIFC जब बना तो उन्होंने बनते साथ ही सबसे पहले काम ये किया कि 40 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी हुकूमत से, जो कि मेरे ख्याल में उनको मिल भी गई। जितना मुझे याद है कि 30 करोड़ के, 40 करोड़ के, जी हमने अपना दफ्तर कायम करना है, गाड़ियाँ, हमारे पर्सनल, हमारा स्टाफ, ये वो फलाना ढमकाना। अब उसके 1.5-2 साल बाद कायम हुए, और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 1997 से काम कर रहा है, शायद 1998 से। अब हाल ये है कि आपने भी एक बार गैर मुल्की ग्लोबल कंसल्टेंसी है, उससे आपने मुआहदा कर लिया कि जी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करें। अच्छा, तो फिर अगर ये काम केयर नहीं करना है, आपने उसको डॉलर भी पे करने हैं, फिर हम कहते हैं डॉलर हमारे पास नहीं है, उनको डॉलर देंगे।
डॉलर आपके पास नहीं है तो फिर आपने उसको पे करना है, तो फिर ये SIFC और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको किस लिए रखा हुआ? किसने ये केयरने ने कौन किस तरह केयरने को कैसे पता चला? क्या है उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रोच किया या फिर किसी ये जो हमारे बड़े बड़े डोनर्स हैं इन्होंने उसको कहा, उसको पुश किया कि आ जाओ, और इधर उन्होंने अंदर 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 खाने बात की कि यार हम इस फर्म को ला रहे हैं, ये हमारी एक पसंदीदा फर्म है और ये आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए काम करेगी, क्योंकि डोनर एजेंसियाँ ये करती है। मैंने अभी एक महीना दो पहले मैंने एक फॉरेन नेट पे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें डोनर एजेंसीज पे भी काफ़ी लिखा है, एंड आई विल डू अ वीलॉग ऑन दैट कि वो किस तरह पाकिस्तान को फॉरेन एड और ये डोनर्स जो है किस तरह नुकसान हो जाते हैं। खैर एनीवे, जैसे भी हुआ केयरने के साथ मुआहदा कर लिया। केयरने के अलावा हमने एक और बड़ी मशहूर फर्म है मैकेंजी, मैकेंजी के साथ एक मुआहदा किया है। मैकेंजी के साथ ये मुआहदा किया है कि जी वो FBR को मदद करेंगे कि जो टैक्स डॉजर्स हैं यानी टैक्स चोरी करने वाले वो उसको ढूंढ के देंगे। तो यार अब अकल दंग रह जाती है कि ये काम कितनी दफा हो चुका है। FBR का क्या फायदा अगर ये काम मैकेंजे ने करना है, और मैकेंजे से आप क्यों करवा रहे हैं? मैकेंजे तो आप खास तौर पे अगर आप गूगल करें, US का ओपियोइड एक वो स्कैंडल बहुत बड़ा है कि वहाँ पे हजारों लोगों की मौत हुई है कोई खास किस्म की मेडिसिन लेने से, और उस मेडिसिन को जो ओपियाइड थी एक, उसको मैकेंजे ने बहुत प्रमोट किया था, तो मैकेंजे पे तकरीबन $600 मिलियन के इन पे जुर्माना भी लगा। उसी फर्म को अब FBR ने जो है हायर किया है कि जी FBR से मुआहदा कर लिया कि हम आपको बताएंगे कि टैक्स डॉजिंग कौन कर रहा है। यार क्या FBR वालों को नहीं पता? क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपको ये यकीन आ सकता है कि FBR को नहीं पता कि यहाँ टैक्स डॉजिंग कौन कर रहा है, टैक्स कौन नहीं देता? डेटा सारा पड़ा हुआ है। जिस दिन ये मुआहदा हुआ उस दिन नादरा के फॉर्मर चेयरपर्सन है तारिक मलिक साहब, उन्होंने एक ट्वीट की, अपना थ्रेड शेयर किया, और ये ट्विटर पे एक्स पे है उनका, कि उन्होंने बताया था कि हम ये ऑलरेडी FBR को डेटा जो है 3 साल पहले दे चुके हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी टेक्निक्स इस्तेमाल की थी, बड़ी मॉडर्न टेक्निक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि कहाँ से टैक्स कम आ रहा है, कौन डॉजिंग कर रहा है टैक्स की, कौन कम दे रहा है। तो उसको इस्तेमाल करके आप वो सब कुछ, कोई ज़रूरत नहीं थी मैकेंजी से मुआहदा करने, लेकिन ये FBR है। FBR जो है पिछले 20 सालों में तकरीबन $1 बिलियन तो वो कर्ज ले चुका है। FBR की स्टोरी इसी तरह की अजीब किस्म की है। पहले $400 मिलियन लिए, 2002-3 में वो तबाह ज़ाया कर दिए कि जी ये टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाएंगे, वो ज़ाया हो गए। फिर बाद में 2019 में और 400 मिलियन और लिए, और अभी $300 मिलियन और लिए। सिर्फ ये करेंगे, उसको इसी तरह ज़ाया कर देंगे, बार टूर लगाएंगे, गाड़ियाँ शाड़ियाँ लेंगे, ख़त्म कर देंगे। यही होना है केयरने के साथ। अच्छा भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे आते हैं मेरे भाई। अभी यहाँ पे एक हफ्ते दो पहले TLP वाले जो हैं वो आगे धरना दे गए थे, 4-5 दिन यहाँ पे बैठे रहे। ये उनकी कोई पांचवी दफा आके वो जो है यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद को बंद कर देते हैं। आप किस तरह लोगों को ये बताएंगे कि जी इस मुल्क का क्या, फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो कोई बेवकूफ़ है, उनको नहीं पता होता? वो आते साथ ही बस उनके पास या तो मुफ्ते का पैसा पड़ा होता है, आते साथ ही वो दे देंगे आपको कि जी ये ले पकड़े और पैसे लें और हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं है। क्या सिक्योरिटी की सिचुएशन है आपकी? 5 दिन पहले नेक्स्ट कोला का मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 5 दिन पहले नेक्स्ट कोला कराची, एक कोका कोला टाइप की ये डोमेस्टिक वो है पाकिस्तान की नेक्स्ट कोला, उसका जो CEO है, उसको उसका मालिक है, उसको कराची में दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया है। 4 दिन तो सिर्फ उसकी FIR नहीं दर्ज हुई। ठीक है, वही बात कि जो नामालूम है हमें सब मालूम, किसके खिलाफ FIR नहीं दर्ज हो सकती सबको पता है। उसको उठा के लेके गए हैं। फिर उसके अलावा उनके जो और मैनेजर्स थे, किसी को कसूर से उठाया, किसी को लाहौर से उठाया, गायब हो गए, पता ही नहीं चला। अभी वो आज घर पहुंच गए हैं, लेकिन अब घर पहुंच के आप खुद ये बताएं कि ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, उसको जिस तरह उठा के लेके जाया गया, फिर उसको आज उसको रिलीज किया गया, तो वो क्या इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके इस मुल्क से क्या कमिटमेंट रह जाएगी, वो क्या करेगा? तो लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है। हजारों लोग जो है यहाँ पे, फिर आप एक सूबे में तो बलूचिस्तान में 2006 से इंसर्जेंसी चल रही है, बगावत की एक लहर आई हुई है जब से नवाब अकबर भुट्टी को उन्होंने मारा था सिक्योरिटी फोर्सेस ने। KP का बुरा हाल है, आपके सामने है। TTP वाले और पता नहीं कौन कौन से ग्रुप फिर से उठ के आ गए, फिर एक ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो रह क्या गया? क्या गैर मुल्की इन्वेस्टर जो है वो कोई बेवकूफ़ है? उस कुछ अगेन मैं यही सवाल पूछता हूँ, या तो हमारे वो बेवकूफ़ नहीं है, हमारे वाले बेवकूफ़ है। IPPs को जो चाइनीज इन्वेस्टर थे, इससे पिछली जो मैंने वीलॉग की थी, आप पेमेंट उनको कर नहीं सकते, उनके अरबों रुपए रहते हैं। आप कह रहे हैं कि जी और इन्वेस्टमेंट आए, क्यों आए?
क्यों लेके आए? देखें वो औरंगजेब साहब गए, जैसे कि मैंने वीलॉग में कहा था, उनको झंडी होगी, उनको झंडी होगी, वापस आ गए। ना सऊदी अरब पैसे दे रहा है, ना यूएई पैसे दे रहा है, ना चाइना पैसे दे रहा है। और अब तो आईएमएफ से जो पैसे मिलने वाले थे वो भी उन तीनों ममालिक, उन्होंने आईएमएफ ने कहा कि जाएं आप उन तीनों ममालिक से पहले अपनी रजामंदी उनसे लें, फिर हम आपको पैसे देंगे। ये बड़ी एक खतरनाक सिचुएशन बन गई है। खैर इस पर मजीद बात करेंगे। तो एक मुल्क है जहाँ पे सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है, एंड दिस इज नॉट प्रेजेंट वन। सिक्योरिटी की सिचुएशन जो भी इस मुल्क में रहा हुआ है, कराची का आपको पता है कि उसका हिस्टोरिकली उसका क्या हाल था। बाकी शहरों में, खैबर पख्तूनख्वा में, लाहौर में, सब जगह पे लोग जो होते हैं सनतकार वगैरह या बिजनेसमैन या जिनके पास पैसा होता है, उनको हमेशा जान का खतरा होता है, उठाए जाते हैं भत्ता तावान के लिए। तो यार यहाँ पे क्या इन्वेस्टर है सिक्योरिटी सिचुएशन में? क्या सिचुएशन है यहाँ पे? अब खैबर पख्तूनख्वा में फॉर एग्जांपल जो हालात हैं अब, या बलूचिस्तान में, तो क्या इन्वेस्टर, कौन सा इन्वेस्टर आएगा? तो आप केरने को हायर कर ले, 5-6 और कंसल्टेंसीज को हायर कर ले, तो आपके मुल्क के यार जब ये हाल है कि इट्स सो अनस्टेबल। हुकूमत क्या है? हुकूमत सबको पता है कि किस तरह आई है। फॉर्म 45 पे हुकूमत आई है, जिस दिन वो फॉर्म खुल गए इनका सारा वो गेम खत्म हो जानी है। और अभी से ही अफवाह चल पड़ी है कि जी नवंबर दिसंबर में जो है ये सब कुछ निज़ाम जो है इसको वो लपेट दिया जाएगा और नई गवर्नमेंट आएगी। तो देखिए यार इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के मुल्क में कौन सा इन्वेस्टर आएगा? अब अपना आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी भाग रहा है। और ये अभी की बात नहीं है, बहुत थोड़ा सा थोड़े अरसे से, 10 एक साल से जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी यहाँ से जा रहे हैं। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे काम करता हूँ। अभी मैं एक का रिसर्च पेपर कर रहा था, उसमें मुझे बताया गया कि कोई 10 एक फर्म्स तो बंद हो गए हैं, जिसमें 5-6 यहाँ से एमएनसीज तो बहुत सी जा चुकी हैं यहाँ से। और जो इवन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे वो अब यहाँ पे पैसे नहीं लगा रहे, उन्होंने फर्म अपने प्लांट्स वगैरह बंद कर दिए, यहाँ से चले गए हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लें यार, यहाँ पे कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्या बिजली का क्या रेट चल रहा है यहाँ पे। तो उससे जो लागत होगी मैन्युफैक्चरिंग की वो किधर जाएगी? पाकिस्तान की दुनिया में जो बिजली का रेट है आजकल, शायद दुनिया में इतना किसी का बिजली का रेट ना हो जितना पाकिस्तान में है। तो इसमें आप क्या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और क्या उसकी क्या कम्पीट करेंगे वर्ल्ड में, इतनी महंगी जब चीज़ बन रही है पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ, अच्छा आप यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का एक पूरा हुआ है कि आपको हर चीज़ के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। जाके कोशिश करें एक सिर्फ बैंक अकाउंट खोलने के लिए, कि देखें कि आपको कितनी तकलीफ है। छोटे छोटे काम जो होते हैं उसके लिए आपके दिन लग जाते हैं, महीने साल लग जाते हैं। कोर्ट्स में केसेस फंसे हुए हैं। एफबीआर ने जितने जो एक्सपोर्टर्स थे उनके पैसे अरबों रुपए जो एफबीआर के साथ फंसे हुए हैं, वो देखें 4-5 साल 10 साल हो गए कोर्ट्स में केसेस फंसे हुए हैं। कौन सा इन्वेस्टर आएगा यार, क्या करेगा? अब फिर एक और चीज जिस पे मैं बात करना, इसी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से, वो एक वो जो है आईएसपीआर के डीजी जो है मेजर जनरल साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है, अभी कुछ दिन पहले। और साथ ये कि ये वो जो एक फायरवॉल लेके आए हैं, उस पर भी कोई 30 बिलियन रुपए, माइंड यू, जो कि अभी अखबार में आया है, अभी और किसी को नहीं पता कि बाकी कितना खर्च, 30 बिलियन रुपए उस पर खर्च होंगे। फायर वॉल, बकौल मैडम अजमा बुखारी के, फाइबर वॉल। तो ये पता नहीं कि किस किस किस्म के, देख लें कार्टून हम पे आए हुए हैं कि दे डोंट इवन नो कि यार क्या एक वर्ड किस तरह है, कि क्या चीज़ है। और फाइबर वॉल जी, वो हम फाइबर वॉल, खैर ये फाइबर वॉल फायर वॉल जो भी लगा रहे हैं, अब उससे होगा ये कि आपकी इंटरनेट की प्रोविजन पहले ही देख लें, ट्विटर यहाँ पे बैन है, इंस्टाग्राम वगैरह ये सारी चीज़ें, इंटरनेट की सहूलियात जो जो स्पीड है इसकी, वो क्या हालात हैं, सर्विसेज इंटरनेट की क्या है। अब आप जब इंटरनेट पे बैन लगा रहे हो, ये बैन कर दो, वो बंद कर दो, ये बंद कर दो, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे आके क्या करेंगे यार? हर चीज़ पे तो यहाँ पे पाबंदी है। यू कांट कम्युनिकेट प्रॉपरली विद द वर्ल्ड। हर चीज़ पे आप पाँव रख रहे हैं कि बस इसको दबा दो, उसको दबा दो, ये दबा दो, वो दबा दो। ये बेवकूफ़ लोग जो हैं ये अभी भी जो है वो कहीं दूसरे जंग अजीम के ज़माने में रहते हैं, 1960-70 में, कि बस एक चीज़ जो है यहाँ पे टीवी पे फ़ोन करके उनको कह दो कि ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, अखबारों को बता दो कि ये चीज़ नहीं छापनी, वो चीज़ नहीं छापनी, हमारे बारे में कुछ नहीं छापना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई अगर इस तरह सब कुछ ठीक होता तो आधा मुल्क ना जाता। आप किसी भी जो आप ऑपोजिशन है या आप क्रिटिसिज्म है उस पर पाबंदी लगा के मुल्क नहीं बचा सकते, ना कभी बचे। ठीक है, व्हाट वुड यू डू? अगर आप इतने ही हाइपर सेंसिटिव हैं कि जी क्रिटिसिज्म हम पे कोई ना करे, तो खुदा के बंदो अपने काम से काम रखा करो ना। हर चीज में तो आप लोग घुसे हुए हो, फिर कहते हो कि हर तजर्बे हर वक्त खुद कर रहे होते हैं। एक तजर्बा जो है वो पीटीआई का, वो आपको बुरी तरह आपके गले पड़ गया। इससे पहले वो जो जिहादियों का तजर्बा था वो सबके सामने किस तरह हमारे गले पड़ा हुआ है अब तक, लेकिन बाज इन्होंने आना नहीं। तो खैर डीजीसी आईएसपीआर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है और ये जो है ये हमारे मुल्क के लिए, तो मेरे भाई वो डिजिटल दहशतगर्दी जो कर रहे हैं
उनको ये रास्ता दिखाया किसने था और उनको किसने सिखाया था? आप लोगों को याद है आसिफ गफूर साहब जो थे, वो पीस फॉर नट्स है कि पीस फॉर चेंज है कि वट एवर ही इज, जो भी उनके उस पे एक्स पे लगा हुआ है कि जी वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर आप जिसमें हर चीज़ पे वो कर रहे होते थे कि जी वो इकोनॉमी पे भी वो अपने वो कर रहे होते थे, तबसरे कर रहे होते थे, वो अयूब खान के दौर में ऐसा तो कब ये हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। मतलब इनको यही बात है कि इनको अपने काम के अलावा हर काम से वो होता है, अपना काम ये नहीं कर सकते, बाकी हर काम में जो है ये घुसे हुए हैं। इकोनॉमी का भाई तुम्हारा क्या काम है? इसके बाद वो दूसरे डीजे आए थे जनरल इफ्तिखार, तो वो भी जी स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई नीचे, भाई आपका स्टॉक मार्केट से क्या काम है? आपको किसने कहा? तो डिजिटल दहशतगर्दी है, तो ऐसा करें कि ये जो अगर आर्म फोर्सेस वालों को इतना ही वो है आर्मी को कि जी ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, तो पता लगाएं कि इनको हायर किसने किया था, इनको पैसे कौन देता था महीने महीने के। जब ISPR वाले हर रोज आसिफ गफूर साहब हर हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते थे कि जी हम लोग 5th जनरेशन वॉरफेयर हो रही है, उसके लिए आप लोगों ने पूरी एक फौज तैयार की हुई थी PTI के साथ मिलके, जिसका और कोई काम नहीं होता था और लोगों को गालियां देना, गंदी ट्रेंड्स लाना और लोगों को बेइज्जत करना, कोई वो कभी सही तरीके से बात नहीं करते थे, लोगों को हरास करते थे। अब वही लोग जो है इनको पढ़े हैं, तो अब इनको याद आ गया कि ओहो ये तो डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। तो मेरे भाई खुद पहले एक मसला बनाते हो, फिर बाद में आप कहते हो कि ओ जी इसको अब साफ करना है, ऑपरेशन करना है और डिजिटल दहशतगर्दी को करनी है और फायर वॉल ला रहे हैं ताकि मुल्क की सलामती को। तो भाई मुल्क की सलामती को खतरा जो है ना, वो असल खतरा जो है वो एक बेवकूफ जहन है, जिनके ऊपर के ये खोपड़े जो होते हैं ना, जिनमें कुछ होता नहीं है। वो समझते हैं कि यार दुनिया की सिर्फ उनको समझ है और हर चीज की समझ है, बाकी सारे लोग बेवकूफ है। सोच बदलें, ये फायर वॉल से जो है ये नहीं चेंज होना है, ये सोच बदलने से चेंज होना है। सोच ये बदलें कि क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना सीखें, ठीक है, तजर्बे करना छोड़ें, ताकि मुल्क जो है एक तरफ एक सिमत में आ जाए, यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए, तभी सरमायाकार आएगा। इंटरनेट बंद करने से, मीडिया पे पाबंदियां लगाने से इससे कुछ भी नहीं हो। आधा मुल्क जा चुका है, दो सूबे जो है वहाँ पे इंसर्जेंसी हो रही है, और जो हालात है तो यहाँ पे एक बांग्लादेश की बजाय आगे जो हालात जा रहे हैं दो तीन और बांग्लादेश बन जाएंगे। तो जो हुकाम बाला है, जो कि दोज हु कॉल द शॉट्स, तो यार अक्ल के नाखुन लें, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। तजर्बे करना बंद करें, स्टिक टू व्हाट यू डू। ब्यूरोक्रेट है वो ब्यूरोक्रेसी का काम करे, फौजी है वो फौजी का काम करे, जो दिफा का काम है उसका। जज जो है जज अपना काम करे, जो उसने काम करना है। लाखों मुकदमात फंसे हुए हैं उसका वो करे, तो वो सियासी मुकदमात सुन रहे हैं। और बिजनेसमैन बिजनेसमैन ही करे, यहाँ ये कि जाके एक पॉलिटिशियन के पास या दूसरे पॉलिटिशियन के पास बैठे हुए हैं कि जी किसी एक को पैसे दे रहे हैं कि हमें ये फेवर दे, वो फेवर दे, और ये करें और वो करें। छोड़ दें यार। तो मेरे भाई सरमायाकारी दोस्तों, सरमायाकारी जो है वो इस तरह नहीं आएगी, ना आनी है। जो बाहर बैठे हुए हैं या जो मुल्क के अंदर भी सरमायाकार है, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। पैसा लगाने वाला जो है वो बड़ा सोच के पैसा लगाता है, और अगर एक दफ़ा उसको नुकसान पहुंच जाए तो अगली दफ़ा बहुत सोचता है। तो यहाँ पे तो हम लोग बैरूनी सरमायाकारी और जो अपने मुल्क के अंदर के सरमायाकार हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो इस नुकसान के साथ आप मतलब क्या समझते हैं? आई डोंट नो कि ये क्या वो सोच रहे हैं कि जी हम बाहर की कंसल्टेंसी फर्म को हायर करके जो हमारे मसले हल हो जाएंगे। इस तरह कुछ नहीं होता, इस तरह कुछ भी नहीं होता, और ना ये मुल्क कहीं किसी तरफ जाएगा। तो होश के नाखुन लें, हालात ठीक करें और स्टेबिलिटी लाने की तरफ जाएं, तभी कोई सरमायाकारी का कुछ बन सकता है। इस तरह तो मतलब ये कि उसको हायर कर लिया, इसको हायर कर लिया, बातें करने से कुछ नहीं होता। उम्मीद है आपको वीलॉग पसंद आएगा। टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी। आने वाले दिनों में वीलॉग एक IPP के मसले पे भी होगा, आजकल बड़ा हॉट पोटैटो है, तो इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा ये कि मेरी एक स्टडी है फॉरेन एड की, कि गैर मुल्की इमदाद जो है वो इनफैक्ट पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचा रही है, उस पर भी बात होगी। तो टिल देन स्टे पुट, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।